स्टूडेंट्स हम बात करेंगे नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग वेक्टर्स इन प्लेन। मतलब कि हमारे पास जो वेक्टर्स होते हैं ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनको के डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के बगैर आप मुकम्मल बयान नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फोर्स हो गई है या वेलोसिटी की बात कर रहे होते हैं, हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे होते हैं। तो फिर इसी तरीके से अब प्लेन के ऊपर जब इन्हें रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है तो कैसे उनको हम ग्राफिकली समझ सकते हैं, ठीक है। मैं यूं कह सकता हूँ कि वेक्टर्स इन प्लेन, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए प्लेन किसे कहते हैं, ठीक है। प्लेन बेसिकली जो कागज का एक, अगर हम देखें जो हमें पेज नजर आ रहा होता है उसकी एक पिक्चर अगर मैं यहाँ पे बना दूं तो ये भी एक प्लेन की पिक्चर है। मतलब प्लेन कोई एक मैं यूं कह सकता हूँ ज्योमेट्री में एक अनडिफाइंड टर्म है, ठीक है। हम यूं कह सकते हैं इसका एक, इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि अच्छा प्लेन जो होता है एक फ्लैट सरफेस है जिसका कोई एज नहीं है, ठीक है, इसका कोई एज नहीं है। अब इस पे मैंने रिप्रेजेंट करना है एक वेक्टर को, तो मैं मेरे जो ये स्क्रीन है ये भी एक प्लेन है, ठीक है। जैसे मैंने कॉपी के पेज की बात की, तो अब देखें जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1, यहाँ पे लिखता हूँ 2, ठीक है। तो अब ये कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं है, मतलब ये एक मैंने अपनी तरफ से लिख दिया इसे, ठीक है। लेकिन अब आपने अगर इसको एज इट इज कॉपी करना है तो आपके लिए बड़ी डिफिकल्टी होगी। मतलब आपके जहन में बहुत से क्वेश्चंस आएंगे कि क्या मैं 1 इधर लिख रहा हूँ तो अब 2 पर लिख रहा हूँ, गैप तो उतना ही है लेकिन डायरेक्शन तो डिफरेंट जा रही है। तो एक खास डायरेक्शन या एक खास पोजीशन बताएं कि किस तरह से मैं एज इट इज लिखूं जैसे आप लिख रहे हैं, ठीक है। तो फिर हम इसके लिए जो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, यानी आप अपनी कॉपी के पेज पे बना लेंगे, मैं इधर बना लूंगा। अब उससे क्या होगा कि हमारा रेफरेंस और जो स्केल है वो एक जैसा हो जाएगा, ठीक है। और हम एक स्टैंडर्ड में बात कर रहे होंगे। देखें यहाँ पे ये हमारा एक्स एक्सिस है, वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं वाई एक्सिस। जब ये दो लाइंस हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हैं तो इससे हमें दो डायमेंशंस मिल जाती हैं, ठीक है, जो प्लेन की दो डायमेंशंस हैं। अब इन डायमेंशंस में चलते चलते हम उस पोजीशन तक जहाँ के हमने जाना होता है बड़े आसानी से हम पहुंच जाते हैं। मतलब देखें फर्ज करें कि मैंने 5 न्यूटन की फोर्स लगाई, ठीक है, 5 न्यूटन की फोर्स लगाई है और इसकी जो डायरेक्शन है, ठीक है, या जो जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है वो 30 डिग्री एंगल बना रही है, ठीक है, 30 डिग्री एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, लॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो अब मैं कहता हूँ चलें फर्ज करें कि 5 न्यूटन मीन्स के 5 सेंटीमीटर, ठीक है, स्केल के ऊपर 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 1 2, चूंकि फोर्स पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होती है, 3 4 और ये 5, ये 5 मुझे मिल गया, 5 सेंटीमीटर मीन्स कि यहाँ पे 5। अब मैं एंगल बनाऊंगा, यहाँ पर मैं देखूंगा प्रोटेक्टर रख के या जो कंपास होता है इससे मैं बनाऊंगा। अच्छा ये फर्ज करें 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो 5 कहाँ पर है, 5 मैग्नीट्यूड देखें। मैं अब देखें यहाँ पे मसला ये कि ये जब मैं इस तरह से आऊंगा तो ये वाला जो डिस्टेंस है मेरा ये 5 होना चाहिए, मतलब असल में इसको 5 होना चाहिए। जो व्हाइट कलर की हमें लाइन नजर आ रही है, ठीक है, लाइन सेगमेंट नजर आ रही है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि स्केल से यहाँ से लेके यहाँ तक इसको माप लेता हूँ कि अच्छा ये 5 सेंटीमीटर यहाँ तक बनता है, ठीक है। फर्ज करें यहाँ पे आके ये 5 पूरा हो जाता है। तो अब मैं यहाँ से 5 से जब एक परपेंडिकुलर थ्रो करता हूँ तो ये यहाँ पे आके यहाँ पे, बल्कि इसको थोड़ा सा मैं शॉर्ट करता हूँ, ये इसको मैं इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ कि ये 5 यहाँ पे बनता है, फर्ज करें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे 5 बन जाता है ये। अब मैं यहाँ से परपेंडिकुलर थ्रो करता हूँ तो अच्छा इसी स्केल से मैंने यहाँ भी रखा हुआ था ये डिस्टेंस 1, ये रखा हुआ था 2, ये रखा हुआ था 3, ठीक है। मैंने जब ये 5 न्यूटन की फोर्स ड्रॉ की यानी 5 सेंटीमीटर ड्रॉ किया तो मैंने देखा कि अच्छा मैंने एक एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस तय किया है, ठीक है। तो वो मुझे पता चला 1 2 3 4 है, 4 यूनिट्स है, ठीक है। और दूसरे एक्सिस के अलोंग 1 2 3 यूनिट चला हूं मैं, ठीक है। तो मुझे ये पता चला अच्छा इसका मतलब है कि मेरी फोर्स तो डिवाइड हो गई है, मेरी फोर्स तो डिवाइड हो गई है, मतलब उसके दो कंपोनेंट्स बन गए हैं। एक एक्सिस के लॉन्ग 5 न्यूटन फोर्स लग रही है, दूसरे एक्सिस के लॉन्ग 3 न्यूटन फोर्स लग रही है, ठीक है। ओवरऑल मेरी फोर्स लग रही है 5 न्यूटन, जो कि मैं अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूं तो वाकई ये बात जो है वो जस्टिफाई भी होती है कि चूंकि राइट एंगल के सामने जो ये साइड होती है इसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज साइड स्क्वायर जो होता है वो इक्वल टू होता है हमेशा किसके, परपेंडिकुलर साइड स्क्वायर प्लस बेस साइड स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर साइड क्या है 3 न्यूटन है, ठीक है, चलिए न्यूटन भी साथ में लिख लेते हैं, प्लस 4 न्यूटन है, ठीक है, और इसका स्क्वायर तो देखें यहाँ पर आ जाएगा 25 न्यूटन स्क्वायर,
ये स्क्वायर्स न्यूटन, और यहाँ पे 9 स्क्वायर्स न्यूटन, और ये 16 स्क्वायर्स न्यूटन, जो कि बिल्कुल वेरीफाई करता है, ट्रू है ये। इसका मतलब कि जो ये पोजीशन बन रही है मेरे इस फोर्स की, इसका मतलब ये हेड है और ये इसकी टेल है, ठीक है, ये P वो पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब मैं लॉन्ग एक्स एक्सिस कितना यूनिट चला हूँ 4 यूनिट, और लॉन्ग वाई एक्सिस कितना यूनिट चला हूँ 3, तो मैं इस पोजीशन पर हूँ। मतलब कि मैंने ये बात समझ ली कि मेरा जो वेक्टर है, मैं इसको अगर रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि मेरा जो, चूंकि ओ ओरिजिन था और पी इसकी फाइनल पोजीशन थी, ठीक है, तो मैंने जो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में पी पॉइंट को देखा, तो इसके दो कोऑर्डिनेट्स थे, ठीक है, एक था 4 और एक था 3। इसका मतलब 4 जो है मेरा लॉन्ग एक्स एक्सिस है, ठीक है, जो कि एक्स एक्सिस है मेरा डिस्टेंस, तो इसके लिए मैं एक्स नहीं लिखूंगा, 4 और आई लिख दूंगा। आई बेसिकली मेरा डायरेक्शन वेक्टर है, जो कि मुझे बता रहा है कि मैं लॉन्ग एक्स एक्सिस हूँ, मैंने लॉन्ग एक्सिस इतने चला है, और प्लस 3 जे लिख दूंगा, ये मेरा मैग्नीट्यूड मुझे बता रहा है कि मैं लॉन्ग वाई एक्सिस इतना चला हूँ, ठीक है। और अगर मुझे ओ पी वेक्टर की मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैं सिंपल पिथागोरस थ्योरम के मुताबिक, जो भी मैंने आपको बताया था कि हाइपोटेन्यूज साइड, चूंकि ओ पी हमारी क्या है, हाइपोटेन्यूज है, ओ पी क्या है, हाइपोटेन्यूज है, और ये जो है ये हमारे पास x है, मतलब लॉन्ग एक्स एक्सिस यूनिट था और ये लॉन्ग वाई एक्सिस यूनिट था, तो मेरे पास एक फार्मूला बन गया। मैं कह सकता हूँ कि ये इक्वल टू होगा 4 के स्क्वायर के प्लस 3 के स्क्वायर के, ठीक है। मतलब वो डायरेक्शन सिर्फ हमें ये बताने के लिए होती है कि हम किस डायरेक्शन के लॉन्ग मूव कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से फिर हम ओ पी जो वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड बता सकते हैं, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, इनको ऐड करें तो 5 आ जाएगा यूनिट्स, ठीक है, 5 आ जाएगा यूनिट्स में, तो ये भी हमें पता चल गया। तो इस तरीके से हमें ये वेक्टर की जो मतलब हमें जो डायरेक्शन है वो पता चल रही है कि लॉन्ग एक्स एक्सिस जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई होता है, ठीक है, और लॉन्ग वाई एक्सिस जो यूनिट वेक्टर होता है वो जे होता है, जे यूनिट वेक्टर, ठीक है, जो कि हमें डायरेक्शन वेक्टर्स हम इन्हें कहते हैं, और इनकी यूनिट वेक्टर्स भी कहते हैं, और इनकी मैग्नीट्यूड जो होती है वो इक्वल टू हमेशा 1 के होती है, ठीक है। यूनिट वेक्टर की, ये यूनिट वेक्टर कहा ही इसलिए जाता है कि इनकी मैग्नीट्यूड जो होती है वो हमेशा किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है, तो इसलिए ये यूनिट वेक्टर कहलाते हैं, ठीक है। ये बात भी हमें पता चली। तो फिर हमने एक बात और भी देखी कि जो हमारे पास ये जो पूरा एक प्लेन है, इसमें बहुत से पॉइंट अवेलेबल है, ठीक है। एक रियल नंबर का जो प्लेन होता है, इसका अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जाए आर का आर के साथ, तो ये आर स्क्वायर, मतलब ये प्लेन के रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें आने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें ए एब्सिसा है, बी ऑर्डिनेट है, ठीक है, सच डैट, ये जो मैंने डॉट्स लगाए इनको हम पढ़ते हैं सच डैट। सच डैट क्या जी, इसमें कि जो ए और बी हैं ये दोनों रियल नंबर्स हैं, दोनों रियल नंबर्स हैं, और ये एक प्लेन को जनरेट कर रहे हैं, और उस प्लेन का नाम जो है उसको हम कहेंगे कि वो है जी हमारा क्या, कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट जो सिस्टम होता है उसका प्लेन हम ये कह सकते हैं। तो ये कार्टेशियन प्लेन को जनरेट करता है, और इस तरीके से इस प्लेन के ऊपर फिर हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करके उनकी जो पोजीशन है उसको सही तरह से बयान कर सकते हैं। और फिर ये कि जो नोटेशन है उसकी, एक वेक्टर की, एक पी वेक्टर है, ठीक है, उसकी जो नोटेशन बनेगी, अगर वो लॉन्ग, उसकी 2 डायमेंशन हैं, तो हम लिखेंगे एक्स आई प्लस वाई जे, ठीक है, वाई जे यूनिट वेक्टर साथ साथ लगा देंगे। और अगर उसकी 3 डायमेंशन हैं, अगर 3D है, इफ इन 3D मतलब स्पेस में है, स्पेस में है जिस, ठीक है, तो फिर हम ये कहेंगे कि उसमें आ जाएगा एक्स आई वाई जे और जी के यूनिट वेक्टर, मतलब कि फिर इसमें 3 डायमेंशंस आ जाएंगी। तो ये था जी हमारा नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग वेक्टर्स इन प्लेन, मैंने साथ में स्पेस भी आपको समझा दिया।